जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया में जो एमिशन है ना वो कितना ग्रो होगा। तो इंडिया का जो एमिशन है वो 5 गुना से ज़्यादा ग्रो करेगा। अब जो एमिशन हम कर रहे हैं ना, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं वो इंडिया से जो निकलती हैं उसमें 5 टाइम्स ग्रोथ हम देखने को मिलेगा। इंडिया जो है ना, अगर दुनिया भर में कितनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया भर की पॉपुलेशन का 1/6 पार्ट सिर्फ इंडिया में रहता है। लेकिन अगर हम एमिशन की बात करें कि जितना भी ग्लोबली इमिशन होता है उसमें हमारा 3.3% का ही इमिशन है। तो मतलब इतना ज़्यादा भी हम एमिट नहीं कर रहे हैं अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें तब। अच्छा, मेजर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एमिशन सबसे ज़्यादा होता है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड पावर सेक्टर 2 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो जिस पर हमारी इकोनॉमी रन कर रही है। लेकिन यही वो सेक्टर्स हैं जिनसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा एमिशन होता है। 1/3 ऑफ एमिशन अगर हम बात करें तो कहाँ से आता है? तो स्टील एंड जो सीमेंट सेक्टर्स है, जो स्टील और सीमेंट सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा एमिशन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें 1/3 होता है पावर सेक्टर से। बचा कुछ जो सेक्टर से जो हमारा एमिशन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन से। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी जो है ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एमिशन नहीं होता। आप कहें अरे ये तो हरी भरी चीज़ है, खेती बाड़ी में तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो इससे एमिशन नहीं होगा। नहीं, इससे भी एमिशन होता है। लगभग 17% एमिशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज से होता है। अब हम कैसे करेंगे डिकार्बनाइजेशन? हम जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन करना है, इसके लिए डिकार्बनाइजेशन करना है। लेकिन ये डिकार्बनाइजेशन कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया जो है वो मूव कर रहा है क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ, ठीक है। अब हम क्या है कि हाई पॉल्यूशन तो कर नहीं सकते, हमें पता है कि क्या क्या सीन चल रहा है इस टाइम पर, तो हाई पॉल्यूशन को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन हमने नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी हमने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक जो हमारी एनर्जी है उसको हम 500 गीगावाट तक, कितनी एनर्जी, 500 गीगावाट तक कहाँ से लेंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बनाएंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट तक की एनर्जी को बनाएंगे 2030 तक। हमारी पोटेंशियल बहुत है किसमें? सोलर एनर्जी में। इसीलिए सोलर पावर जो है वो हमारी उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है तो सोलर एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो हम लार्ज स्केल एनर्जी इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। पहले हम क्या करते थे, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे हम, ओपेक कंट्रीज़ हैं उनसे हम क्या करते थे, उनसे हम अपना ऑयल इंपोर्ट करते थे। बट अब हम देख रहे हैं कि रशिया से बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करने लगे हैं क्रूड ऑयल को। लेकिन अब हम चाहे रशिया से करें चाहे किसी और कंट्री से ऑयल को अगर इंपोर्ट करेंगे तो उससे हमें देना तो पड़ेगा ना फॉरेक्स को। हमारा फॉरेक्स रिजर्व इससे कम होता जाता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम इंपोर्ट करने की जगह सेल्फ सस्टेन्ड बन जाए, खुद के रिसोर्सेज को डेवलप करें। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी अफोर्डेबिलिटी। एनर्जी की एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो गई है, इसको हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इशू है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो पीएलआई स्कीम्स हम सबने सुना, पीएलआई स्कीम्स जो है बहुत ही यूनिक वे है। तो पीएलआई स्कीम जो है इसकी वजह से जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में, वो सब क्या हुई है, इम्प्रूव हुई है। हमारी कैपेसिटी को हमने इम्प्रूव किया है पीएलआई स्कीम से। साथ ही साथ में टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जिससे कि हम कोल को बिना किसी इन्वायरमेंट को डैमेज करते हुए हम कैसे कोल को यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं। इंडस्ट्री और ट्रांजिशन की बात करें तो इंडस्ट्री जो है ये लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, जो कि स्लोली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस पर खुद को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सेक्टर्स हैं जैसे कि स्टील, सीमेंट। इसमें हमने देखा ना कि लार्जेस्ट एमिशन कहाँ से हो रहा है, स्टील और सीमेंट सेक्टर से हो रहा है। तो ये वो सेक्टर्स है जहाँ पर अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबली। साथ ही साथ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो जो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन का, वो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, ईवीज़ पर हमने डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया है। नेशनल कार्बन मार्केट की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन मार्केट्स को बना रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करते हैं, राइट। हमने पिछले जो इश्यूज़ थे, पिछली मंथ की मैगजीन थी उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम कार्बन
कार्बन की ट्रेडिंग करते हैं, तो वो मार्केट भी डेवलप हुई है। साथ ही साथ में ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड वेस्ट टू फ्यूल इकोनॉमी को भी हम बना रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट से फ्यूल बनाने पर जोर दे रहे हैं, जैसे कि बायोफ्यूल बना रहे हैं, राइट। तो जो हमारा फूड मटेरियल है, जो वेस्ट फूड मटेरियल है, उससे हम क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल को बना रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में और ज़्यादा क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडिया की 2030 का कमिटमेंट क्या है, कि 2030 तक हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो इंडिया ने क्या कहा है, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें कहा है कि 40% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे हम पावर जनरेशन में 2030 तक। 36% रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अचीव हम कर चुके हैं। अगर 33 to 35% लोअर एमिशन करेंगे हम 2030 तक, अगर 2005 से कंपेयर करें तो, ठीक है। इसमें हमने 21% का रिडक्शन अचीव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि लगभग 3% तक की हम क्या करेंगे, कार्बन सिंक बनाएंगे, और इसमें हमने 1.9 से 2% तक का ऑलरेडी बना लिया है। तो मतलब काम हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, क्या ड्राइवर्स हैं जिससे हम 2030 के गोल्स को अचीव कर सकें? तो एम्बिशियस हमारे सोलर और विंड रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स बने हुए हैं, जिसमें हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी तक का अचीव कर पाए हैं, ठीक है, यानी कि 60% काम हो चुका है। रिन्यूएबल स्टेटस फॉर लार्ज हाइड्रो की बात करें तो 50 गीगावाट हाइड्रो पावर हम बनाएंगे। फिर लोअर स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन टारगेट्स, जो पैट स्कीम के अंडर हमने क्या किया है कि स्पेसिफिक एनर्जी जो है उसकी कंजम्पशन लोअर कर देंगे। और स्ट्रेटजी है कि 3 गीगाटन CO2 एमिशन सिंक हम बनाएंगे, ठीक है, इसका हमें अप्रूवल मिल चुका है। अब 5-fold पंचामृत स्ट्रेटजी, जो COP26 से ही हम देख रहे हैं कि पंचामृत जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो अभी भी ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, पंचामृत को आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है ये पंचामृत, कौन कौन से अमृत को मिलाकर पंचामृत बना है, चलो जानते हैं। सबसे पहली बात, हमारे मोदी जी ने क्या कहा, जो COP26 हुई इसमें हमारे मोदी जी ने पंचामृत का फंडा दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हम मीट करेंगे। नेक्स्ट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट तक हम कर लेंगे 2030 तक। टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन तक का हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, 1 बिलियन टन तक का कार्बन एमिशन को कम करेंगे 2030 तक। कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी की वो 45% से रिड्यूस करेंगे 2030 तक। और 2070 जब तक आएगी ना, तब तक हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी नेट ज़ीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप की, और कौन कौन से चेंजेस जो है वो ज़रूरी है अगर हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, डिकार्बनाइज करना है। तो पोटेंशियल इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या क्या है, तो मिनिस्ट्री लेवल पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया गया है एनर्जी प्रोवाइडिंग मिनिस्ट्रीज़ के अराउंड, जिसमें क्या है, हमारी जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री है, पावर एंड कोल मिनिस्ट्री है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। मॉडलिंग एंड प्रोजेक्शन की बात करें तो नीति आयोग जो है वो मॉडलिंग एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता रहेगा और प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा, जो हमें प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कोर्स करेक्शन के लिए ज़रूरी होंगी। एक्सपर्ट ग्रुप बनाए हैं एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो एक एक्सपर्ट ग्रुप है जिसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के, ठीक है। तो एनर्जी डिमांड और सप्लाई जो है दोनों ही सेक्टर्स से क्या कर रहे हैं, ये इनपुट्स हमको प्रोवाइड करेंगे। टाई अप और लाइसेंस किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ना केवल हमें इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कॉपरेट करते हुए नजर आएंगे। सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इंडिया में जो ज़रूरी हैं डिकार्बनाइजेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, कैपिटल रीएलोकेट करने की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग के स्ट्रक्चर फिर से चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है, जो ऐसा पैसा जो हम क्लाइमेट से रिलेटेड काम में यूज़ करेंगे, उसको हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। $3.5 ट्रिलियन इंक्रीज चाहिए स्पेंडिंग में, ठीक है। फिर डेवलप करना है नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। फिर हमें क्या करना है कि ऐसे पॉलिसीज़ बनाना है, ऐसे इंसेंटिव्स लेकर आना है जिससे कि लोग जो है इसमें मदद करें डिकार्बनाइज करने में। अब जो डिमांड है शिफ्ट, इसको करना पड़ेगा, ठीक है, डिमांड शिफ्ट को हमें मैनेज करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी, जो क्लाइमेट रिस्क अपॉर्चुनिटी है इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है। जो रिस्क है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज है, वो सबको पता होनी चाहिए। कौन से मेजर्स हैं जिससे हम कॉस्ट को इंक्रीज़ कर पाएँ, जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है इसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो
जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इसका इम्पैक्ट कैसे वैल्यू चेन पर पड़ेगा, इसको हमें क्या करना है, हर जगह जो कॉस्ट इंक्रीज उसको हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट है कि जो लो एमिशन है, तो हमें लो एमिशन की ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे लो एमिशन होगा उसको हमें क्या करना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है। ठीक है, तो लो एमिशन जो हो रहा है तो अब उसमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत महंगी होती है, तो हमें क्या करना है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को कॉम्पिटिटिव बना देना है, उसमें उसको सस्ता करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है कि इस्टेब्लिश करना है कंपनसेटिंग मैकेनिज्म, जिससे जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसमें हम कंपनसेट कर पाएँ। कंपनसेशन मैकेनिज्म की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करना होगा। इसके लिए लगभग $100 बिलियन का क्लाइमेट सपोर्ट फंड जो है वो बनाना होगा। नेक्स्ट है रीस्किलिंग करना होगा, रीडिप्लॉयमेंट करना होगा वर्कर्स के लिए। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें लो कार्बन इमिशन हो रहा है उसके लिए लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स हैं उनको कैसे हमें काम कर देना पड़ेगा, उनकी लाइवलीहुड को फिर से इस्टेब्लिश करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिकार्बोनाइजेशन के लिए क्लाइमेट फाइनेंस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस लैंडस्केप की बात करें इंडिया में तो मेजर रोल जो है डोमेस्टिक सोर्सेज का है। लगभग जो क्लाइमेट फाइनेंस हमारा आता है इंडिया का वो 85% डोमेस्टिक सोर्सेज से आता है, जैसे कि हमारे कॉमर्शियल बैंक हो गए, गवर्नमेंट का बजट हो गया, पब्लिक सेक्टर ग्रांट्स हो गए। तो इन सब इंस्टीट्यूशन से, मतलब हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से ही लगभग 85% का क्लाइमेट फाइनेंस आता है। लिमिटेड कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल है उसका इनफ्लो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, तो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, अच्छा, हाई रिलायंस है हमारी डेट एंड ग्रांट्स पर, तो हम क्या करते हैं, उधार लेने में और ग्रांट्स पर जो है बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। लगभग 60% जो फाइनेंस है वो हमारा लोन्स की फॉर्म में है। तो कॉमर्शियल बैंक होगा, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो इनसे हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। गवर्नमेंट को भी फंडिंग मिल जाती है कई दफ़ा ग्रांट्स की फॉर्म में। फिर एक पावर सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो क्लाइमेट फंडिंग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा मिल रहा है क्लाइमेट फाइनेंस में वो किसके पास जा रहा है, हमारी पावर जनरेशन के टर्म में जा रहा है, पावर जनरेशन सेक्टर पे जा रहा है। और अगर हम बात करें जैसे बायोफ्यूल है, कार्बन कैप्चर है, यूटिलाइजेशन स्टोरेज जो है, CCU है जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अभी फंडिंग की ज़रूरत है। हो तो रही है फंडिंग बट अभी और ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि लगभग 10% का फंड जो है वो हमें क्रिटिकली अनडिजर्व फंड जो है, अडाप्टिंग फंड जो है वो क्रिटिकली अंडर रिजर्व है। ठीक है, हमें और ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर क्या करने की, फंडिंग करने की। अच्छा, अब हम बात करें ग्रीन फाइनेंसिंग इकोसिस्टम की हमारी इंडिया की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीन कैपिटल जो हमारे 2019 में रेज हुई है, तो इंडिया में कितनी रेज हुई है, $21 बिलियन। ठीक है, जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। वर्ल्ड में बात करें तो ये है -1 ट्रिलियन, ये माइनस में है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, मतलब ये बहुत कम हो गया है और ज़्यादा फंडिंग जो है कम हो गई है। अपोजिंग रियलिटीज़, जो रियलिटीज़ हैं वो हम जो कि हमारी इंडियन ग्रीन फाइनेंसिंग को अफेक्ट करती हैं, जिसमें पहली है कि इंडिया को जितना अभी क्लाइमेट फाइनेंस मिलता है उसका 9 गुना चाहिए हर साल में, तो बहुत कम मिल रहा है। नेक्स्ट है कि बैंकेबल पाइपलाइन जो है ही नहीं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इन्वेस्टर अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहे तो इसमें बैंकेबल पाइपलाइन नहीं प्रोवाइड है। दूसरा चैलेंजेस क्या है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि क्या चीज़ ग्रीन में आएगी, यही चीज़ जो है डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ से ही दिक्कत हो जाती है कि हम पैसा लगा तो रहे हैं लेकिन हमने पैसा लगाया ग्रीन समझ के बट वो चीज़ ग्रीन में आती ही नहीं, तो ये दिक्कत रहती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिस्क को इनकॉर्पोरेट करना ही बहुत लिमिटेड है, और जो फैक्टर्स जो क्लाइमेट रिस्क में है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं है, तो वो चीज़ भी हमें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी की बात करें तो पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसमें कार्बन प्राइसिंग करते हैं, कार्बन टैक्सेशन करते हैं, कंप्लायंस करते हैं कार्बन मार्केट की, इंटरनल कार्बन प्राइसिंग, फ्यूल सब्सिडी रिडक्शन, कार्बन बॉर्डर टैक्स रीएडजस्टमेंट। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में हम क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट टैक्स इंसेंटिव्स ला सकते हैं, ग्रीन एलोकेशन इन बजट कर सकते हैं, FDI ला सकते हैं, सेक्टोरल पॉलिसीज़ भी कर सकते हैं चेंज थोड़ी सी। रोबस्ट और इंटरनेशनल अलाइंड फ्रेमवर्क अगर हम करें लो कार्बन डेवलपमेंट की, तो क्लियर डेफिनेशन लाने की ज़रूरत है कि ग्रीन क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स ग्रीन कहलाएंगे, ये हमें क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट रिस्क के फ्रेमवर्क को बनाने की ज़रूरत है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमें लेकर आना है अपनी इंडिया में। फिर कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन डिकार्बोनाइजेशन के लिए देखें तो ये माना जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लगभग सिर्फ 25% ही करंट एमिशन को एलिमिनेट कर पाएंगी। ठीक है, तो अभी बचा हुआ और हमें कैसे काम करना है, तो अभी हमें अगर देखना चाहिए तो 35% जो करंट एनुअल एमिशन है वो भी नई टेक्नोलॉजी चाहिए हमें अगर नेट जीरो लाना है, तो मतलब सिर्फ 25% ही एमिशन जो है वो कैसे हो पाएगा, जो अभी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कर पाएंगी।
एमिट, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर पाएंगी। और क्या होगा, नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे, उससे 40% जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। 35% अभी भी ऐसा एमिशन है जिसके लिए नई टेक्नोलॉजीज बननी है, अगर तब हो पाएगा हमारा नेट जीरो। नेक्स्ट है कि डिप्लॉय करना होगा एडवांस डिजिटल टूल्स को, जिससे कि एमिशन ट्रैकिंग हमारी हो सके, हमें पता रहे कि कितना एमिशन कहाँ से हो रहा है। पार्टनर इकोसिस्टम इनेबलमेंट करना होगा, क्रॉस इंडस्ट्री सेक्टरी जो सेक्टर डेटा पार्टनरशिप है उनको ज्वाइंटली क्या करना होगा, ये एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने होंगे। डेवलप करना होगा और प्रमोट करना होगा इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है, जैसे कि री इंजीनियर, री इमेजिन, री बूट, री इन्वेंट, ठीक है। इस्टेब्लिश करना होगा कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क को, जिससे कि जो नॉलेज शेयरिंग है वो हम कर सकें। मोबिलाइज करना होगा इन्वेस्टर इंटरेस्ट को पब्लिक सेक्टर बैकिंग में, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर जो है वो बैक करे और इन्वेस्टर जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ इन टेक्नोलॉजीज़ में। पीएलआई स्कीम्स को इस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करना होगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, इन टेक्नोलॉजीज से बने बने नए इक्विपमेंट लेकर आएँ जो कि हमारे एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकें। अप्रोच क्या है, एक्सपैंड और री इन्वेंट बिजनेस मॉडल की, तो हमें री इमेजिन करना होगा, नए नए सोल्यूशन जो है उनको इमेजिन करना होगा, इन्वेंट करना होगा, री इंजीनियर करना होगा, फिर से जो है एग्जिस्टिंग लो कार्बन सोल्यूशंस को री डिप्लॉयमेंट करना होगा और रीबूट करना होगा। नेक्स्ट है कार्बन मार्केट टू एड डिकार्बनाइजेशन। अब कार्बन मार्केट भी है जिससे हम डिकार्बनाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने ये जो कार्बन मार्केट है ये बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है अपनी जो इन्वायरमेंट की सेशन हम जब करते थे, शंकर IAS बुक जब हम कवर कर रहे थे, जिसका अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है शंकर IAS, या फिर आपने पढ़ी है समझ नहीं आई है और आप पढ़ना चाहते हैं मेरे तरीके से, तो आप इसी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है इसमें मिल जाएगा आपको शंकर IAS बुक की सारी वीडियोज़, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि कार्बन ट्रेडिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या कंडीशंस है, सब कुछ पढ़ा था, कैसे इवॉल्व हुआ, कौन से प्रोटोकॉल में इवॉल्व हुआ, सब कुछ पढ़ा था, राइट। अगर याद नहीं है तो अब यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं फिलहाल, तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो कार्बन ट्रेडिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, परमिट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और जो क्रेडिट्स हमको मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें परमिशन मिलती है कि लगभग हम 1 टन अगर कार्बन को एमिट करने से रोक लेंगे तो 1 क्रेडिट हमें मिल जाता है। ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पर हैं। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि डिकार्बनाइजेशन हो सके। एम क्या है कि इंडियन इकोनॉमी को डिकार्बनाइज करना है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसके एमिशन को रिड्यूस करना है, और अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, जो हम कार्बन क्रेडिट है इसकी ट्रेडिंग करेंगे तो लोग एनकरेज होंगे इसको रिड्यूस करने के लिए, एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, और इससे हमारा डिकार्बनाइजेशन होगा। ज़रूरत है कि हमें जो है जो पैट स्कीम है इसको और रोबस्ट तरीके से लगाना होगा। कई सारे लोग ऐसे जिनको पैट के बारे में पता तक नहीं है, दैट इज़ परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, ठीक है, तो इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोफ्यूल अपॉर्चुनिटी की। तो बायोफ्यूल जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं डिकार्बनाइजेशन करने के लिए। बायोफ्यूल में क्या होता है, हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं बायोमास को लिक्विड फ्यूल्स में, जिसको हम एग्जिस्टिंग फ्यूल्स के साथ में ब्लेंड कर लेते हैं, जैसे इथेनॉल है, बायोडीजल है, ये 2 ट्रांसपोर्ट बायोफ्यूल्स हैं जो अभी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अभी अलग अलग तरीके के बायोफ्यूल बन सकते हैं, जिसमें हमारी मेजर 4 जनरेशन है जिसको हमें यहाँ से पढ़ना है। देखो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, जो भी हम बायोफ्यूल बना रहे हैं वो एडिबल बायोमास से बना रहे हैं, जैसे शुगर बीट है, शुगर केन है, वीट है, कॉर्न है, ऑयल क्रॉप्स है, इनसे कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल बना रहे हैं। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो नॉन एडिबल बायोमास का यूज़ करते हैं, जैसे वुड है उससे बना लिया हमने बायोफ्यूल, ग्रास, स्ट्रॉ, वेस्ट, इनसे बना लिया। थर्ड में हम एल्गी का यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी, इनका यूज़ करके हम थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल बनाते हैं। जो सबसे लेटेस्ट है वो है 4th जनरेशन, जिसमें पायरोलिसिस करते हैं, सोलर टू फ्यूल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायो इथेनॉल है, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर केन है, शुगर बीट है, इनको हम क्या करते हैं, डिस्टिल कर लेते हैं, इनसे स्टार्च जो निकलता है उस स्टार्च से हम बायोफ्यूल बनाते हैं, बायो इथेनॉल बनाते हैं। अभी हमने क्या किया, 10% का इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2022 में अचीव कर लिया है, और हम क्या कर रहे हैं कि 20% का टारगेट हम लेकर बैठे हैं कि 2025 तक 20% तक का हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि शुगर केन और मेज़ है, इसकी
इसकी ईल्ड बहुत कम होती है, इसकी जो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन वो काफ़ी कम होती है, जितना हम लगाते हैं उतना हमें मिलता नहीं है। फिर है सस्टेनेबल वाटर यूज़ जो है बहुत इसमें होता है। जैसे हम बात करें शुगर केन, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। 1G बायोफ्यूल जो है इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना होगा, टेक्नोलॉजी को भी हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज भी बनानी होंगी। और टेक्नोलॉजी बनाना इतना आसान भी नहीं, राइट। तो ये हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने क्या किया, कई सारी पॉलिसीज़ भी लेकर आए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल जो है वो नॉन फूड फीड स्टॉक से बना सकें, ठीक है। क्रॉप्स जिसमें लोअर इन्वायरमेंटल बर्डन है उनका प्रोडक्शन करें, जैसे मेज़ है, सॉर्गम है, और इससे हम क्या करें, बायोफ्यूल को बनाएं। फीड स्टॉक प्राइसिंग मैकेनिज्म को भी इस्टेब्लिश करना है जो कि बायो इथेनॉल प्राइसेस से लिंक्ड होगी। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है सर्टिफिकेशन सिस्टम को, और जो नेशनल बायोफ्यूल फंड है इसको इस्टेब्लिशमेंट को और ज़्यादा एक्सपीडिएट करना है। नेक्स्ट है बायोडीजल। बायोडीजल में हम वेजिटेबल ऑयल्स को हम क्या करते हैं, बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स को हम फैटी एसिड्स, मिथाइल ईस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी 2018 के मुताबिक हम 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक डीजल में। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि सप्लाई चेन हमारी इतनी अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल्स की हाई प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और फिर इंसेंटिव्स नहीं मिलते व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को कि अगर वो बायोडीजल से चलने वाले इंजन बना भी ले तो इनके लिए कोई इंसेंटिव इतने प्रोवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिसर्च जो हमें करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेल है विदाउट ब्लेंडिंग, इसको हमें क्या करना होगा, एनकरेज करना होगा। नेक्स्ट है हमारा CBG। तो CNG तो सबने सुना है, लेकिन CBG के बारे में जाने तो इट इज़ कंप्रेस्ड बायोगैस। इसमें हम बायोगैस को अनएरोबिक डिकम्पोजिशन से बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया है, सतत क्या है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑन CBG। इसमें हमारा टारगेट है कि 15 MMT जो है मिलियन टन जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम CBG को प्रोड्यूस करेंगे, और मैन्योर जो है उसके लिए हम 50 MMT क्या करेंगे, मैन्योर लेकर आएंगे 5000 प्लांट से। लेकिन इसमें चैलेंजेस ये हैं कि इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सप्लाई बहुत कम होती है। इसके लिए हमने कई सारी पॉलिसीज़ लेकर आए, जैसे वेस्ट जो है उसको हम डायरेक्टली बायोगैस प्रोडक्शन में लेकर आएंगे, वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करेंगे, CBG CNG व्हीकल्स जो हैं उसमें हम CBG मार्केट को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो 99% प्योर हाइड्रोजन जो है इसकी डिमांड आती है 2 सेक्टर से, एक है रिफाइनरी से, दूसरी है हमारी फर्टिलाइजर से। लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम अलग सेक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग कलर कोड भी हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के अगर हम कलर कोड की बात करें, ये यहाँ पर जो प्रोवाइडेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हो सकता है पूछा जाए कि आपका जो है टर्क्वाइस हाइड्रोजन कौन सी होती है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इस बार पूछा गया था ना, तो टर्क्वाइस पूछ सकते हैं, ग्रे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो जो हमारे पास में हाइड्रोजन आती है, जो फ्यूल आता है, दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन। नेचुरल गैस को अगर हम स्टीम रिफॉर्म कर लेते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन मिलती है। जो नेचुरल गैसेस को हम स्टीम रिफॉर्मेशन से क्या करते हैं, अगर तो स्टीम रिफॉर्मेशन करी और जो कार्बन निकला उसको हमने क्या करा, कैप्चर कर लिया, तो वो ब्लू बन जाएगी। लेकिन स्टीम रिफॉर्मेशन किया नेचुरल गैस का और कार्बन को कैप्चर नहीं किया तो वो ग्रे रहेगी। नेचुरल गैस का अगर पायरोलिसिस किया है तो टर्क्वाइस बनेगी, ठीक है। ब्राउन कोल से गैसिफिकेशन करा तो हाइड्रोजन जो निकल के आई वो ब्राउन हाइड्रोजन होगी। ब्लैक कोल का गैसिफिकेशन करने पर जो हाइड्रोजन मिलती है वो ब्लैक हाइड्रोजन होती है। न्यूक्लियर एनर्जी का हमने हाइड्रोलिसिस किया और उसके बाद जो हाइड्रोजन मिलेगी वो पिंक होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। भाई ग्रीन हाइड्रोजन हम बना तो लेंगे लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। जो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए इतनी ज़्यादा अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे पास में है नहीं। एफिशिएंसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसको कन्वर्ट करने में जो लॉस हो जाता है, जो हाइड्रोजन का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इतने एफिशिएंट नहीं है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें तो एंड यूज सेक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रीफाइड अगर हो जाते हैं तो सफिशिएंट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बॉटलनेक बन जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में। फिर यहाँ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, कोई भी ज़्यादा रेगुलेटरी टर्म्स हमें देखने को मिलती नहीं है। अब यहाँ पर पॉलिसी जो हमें चाहिए, जैसे कि लो कॉस्ट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका एक्सेस मिल जाए। हाइड्रोजन जो है नेचुरल गैस से अगर मिक्स होती है तो इसमें क्या करें कि हम नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइड्रोजन मिक्सड विद नेचुरल गैस का यूज़ करें। जो प्राइसेस हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, उसके लिए हमें क्या करना, मैकेनिज्म करना है कि जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है उसको हम प्राइस कर सकें कि कितना एमिशन हो रहा है, उस पर अगर कितना आप कम करेंगे तो कितना आपको क्रेडिट मिलेगा। वही बात कार्बन मार्केट वाली। नेक्स्ट है गैस वेस्ट इकोनॉमी।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैस वेस्ट इकोनॉमी। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है वो 6% से कम हो गई है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो 6% से हमारा नेचुरल गैस कंजम्पशन कम हुआ है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि गैस जो है, नेचुरल गैस हमारे लिए ये क्लीनर सोर्स जो है वो रहता है, जिसका अभी हमने यूज़ कम करा है 6% से। अच्छा, तो नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस एक ओडोरलेस गैसियस मिक्सचर होता है लाइट हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, बुटेन है, पेंटेन है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल गैस को बनाते हैं। और कौन कौन से कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स हमें मिलते हैं नेचुरल गैस में? तो CO2 मिलता है, हीलियम मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड्स भी मिलते हैं। ना ही इसमें कोई जंक लगती है, ना ही ये टॉक्सिक होता है। इसमें अगर हम बात करें तो अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर तो बहुत हाई है और फ्लेमेबिलिटी रेंज इसकी लो है। टाइप्स ऑफ नेचुरल गैस की बात करें तो कन्वेंशनल नेचुरल गैस जो है, जो कि हमें लार्ज क्रैक्स स्पेसिस जो रॉक्स में मिलते हैं उनमें मिल जाती है। अनकन्वेंशनल नेचुरल गैस जो है वो टिनी पोर्स में मिल जाती है, शेल गैस जो हम सुनते हैं वो है। एसोसिएटेड नेचुरल गैस की बात करें तो जो क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स होते हैं उसमें हमको ये मिल जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारे नेचुरल गैस के टर्मिनल्स हैं इंडिया में, तो कहाँ कहाँ हैं? तो यहाँ पर है दहेज जो गुजरात में है, हजीरा गुजरात में, और दाभोल जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। पाइपलाइन की बात करें तो ये धमरा जो हमारा उड़ीसा में है, जयगढ़ महाराष्ट्र में है, जाफराबाद गुजरात में, यहाँ पर हमें टर्मिनल्स जो है पाइपलाइन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इम्पोर्ट्स की बात करें तो हमें कितना इम्पोर्ट करना मिलता है, कितना हम इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से करते हैं? तो LNG जो है हमारी, इसको हम इम्पोर्ट करते हैं कतर से 42%, मतलब बहुत ज़्यादा। हम अगर कहें इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं तो कतर से करते हैं। USA से 16%, UAE से 13%, नाइजीरिया 6%, ओमान 5%, अंगोला 5% और दूसरी कंट्री से 13% एक्यूमुलेट करके हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। गैस वेस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो गैस वेस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि नेचुरल गैस का हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी मिक्स में। तो जो एनर्जी सोर्स है, जैसे अभी हम बात करें पेट्रोल, डीजल, तो इनकी जगह पर सबसे ज़्यादा अगर हम नेचुरल गैस का यूज़ करने लगे तो इसको हम बोलते हैं गैस वेस्ट इकोनॉमी। इंडिया का गोल है कि हम जो गैस का शेयर हमारे एनर्जी मिक्स में वो 6% से 15% तक ले आएंगे 2030 तक। ठीक है, तो अगर ये गैस वेस्ट इकोनॉमी हमारी बन जाती है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहली बात, जो एनर्जी सोर्स है ये बहुत ज़्यादा क्लीन है, लगभग 40% कम, कोल के मुताबिक 40% कम एमिशन इसका होता है। ठीक है, और ऑयल से बात करें, क्रूड ऑयल से, तो 20% लोअर इसका एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का देखने को मिलता है। एनर्जी इफिशियंसी इसमें रहती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, उनकी एनर्जी इफिशियंसी कोल फायर्ड पावर प्लांट से ज़्यादा होती है। रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट रहेगा। जब ये ठंडी हो जाती है -161.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो नेचुरल गैस लिक्विड बन जाती है, जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम का सिर्फ 1/600 पार्ट ही फिल करती है। इससे इसको स्टोर करने में काफ़ी आसानी होती है और हम दूर तक ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स है ये। ठीक है, गैस या LNG के फॉर्म में अगर हम बात करें तो जो पावर है, ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को पावर कर सकती है, हीटिंग सिस्टम्स को पावर कर सकती है, होम कुकिंग अप्लायंस को पावर कर सकती है, कुछ व्हीकल्स को भी इससे चलाया जा सकता है। बैकअप पावर कंपेनियंस जो है, अगर हम देखें रिन्यूएबल्स के, अगर रिन्यूएबल्स में देखें तो रिन्यूएबल्स जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करें तो जिस दिन धूप नहीं निकली उस दिन तो हमारा जो पावर है वो जनरेट नहीं हो पाएगी, तो उसके बैकअप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है जो हमारा रिलेबल पावर की विजन है, उसमें भी ये हेल्प कर पाएगी। जैसे कुकिंग है, हीटिंग है, कूलिंग नीड्स जो है, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही पर्पस के लिए हम इसका यूज़ कर पाएंगे। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर चैलेंजेस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं। जैसे कि एस्टिमेशंस में वेरिएशन है। पास्ट 20 सालों में अगर हम देखें तो वेरिएशन जो है, हमने एस्टिमेशन की बात करी है कि नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी मिक्स में वो कितना होना चाहिए। तो जो गोल है पहले 20% थे, फिर 11% हुए, अब 15% के आ गए। तो हमारे गोल ही टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहे हैं तो कभी कुछ हो जा रहे हैं। कंसर्न है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। लगभग जो आधी हमारी जो इंपोर्ट है, हम जो LNG हमारी जो है, इसकी जो हम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं उसमें 50% तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो क्या फ़ायदा है? अभी हम क्रूड ऑयल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, LNG को भी इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, तो कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल नहीं रहा। फिर कॉम्पिटिटिव पैरिटी नहीं है। ठीक है, हमने वही बात की कि जो हमारा टैक्सेशन है, तो GST, कोल जो है उस पर
जीएसटी लगती है 5% तक। नेचुरल गैस है वो जीएसटी से बाहर ही है, तो इस पर जो टैक्स है वो हायर रेट पर लग जाएगा और इससे ये महंगी हो जाएगी, तो कोई इसका फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा। डिकार्बोनाइजेशन भी ज़्यादा कोई कंड्यूसिव नहीं है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है इसका शेयर अगर प्राइमरी एनर्जी मिक्स में बढ़ा भी दें तो इससे जो लॉन्ग टर्म हमारा डिकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटजी इसमें कोई ज़्यादा असर देखने को मिलेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हमारे पास में है नहीं, जो एलएनजी की पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देखते हैं पेट्रोल पंप जैसा होता है, तो रिफिलिंग स्टेशन है वो सब ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है, स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं है। इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वैसे तो ये क्लीनर फ्यूल है लेकिन इसके एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और कंबशन में अभी भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर, तो देखते हैं। रिवाइज करा है डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस को, जो रिकमेंडेशन दी हैं एक पैनल के द्वारा, किरीट पारिक जो पैनल है उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिविजिट किया है नेचुरल गैस के प्राइसिंग गाइडलाइंस को लेकर। फिर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसको हम हेल्प बोलते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि डोमेस्टिकली हम इस गैस को प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया गैस एक्सचेंज को लॉन्च कर दिया गया है, इंडिया के पास में खुद का अपना गैस एक्सचेंज अब है। फिर यूनिफाइड टैरिफ फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइंस, ठीक है, तो यूनिफाइड टैरिफ लगाया जाएगा, ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ की। नेसेसरी जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी कम है तो उसको भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिकमेंडेशन है किरीट पारिक पैनल की, इसको हमें मानने की ज़रूरत है। डिमांड को और बढ़ाना है नेचुरल गैस की, साथ ही साथ में जो करंट एसेट्स है इसका अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करें। इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक कंट्री से नहीं, अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करें। नेक्स्ट न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करें तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, तो अभी क्या हुआ है कि रेंज कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, जिससे कि हम कंजर्वेशन एफर्ट जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के और उनके हैबिटेट्स के, वो हम कैसे उनको कंजर्व करेंगे, इस पर मीटिंग हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोलैब किया है यूनेप के साथ में, और इन दोनों ने मिलकर मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। जो हमारा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ये 9 फ्लाईवेज में से एक है, जो कि हमने CMS जो हमारी है बॉन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं उसके अंडर रिकॉग्नाइज किया है। फ्लाईवेज क्या होते हैं, तो फ्लाईवेज वो एरिया होते हैं जो कि कुछ ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो है वो यूज़ करती हैं ब्रीडिंग साइकिल या फिर कहीं पर रुकने के लिए, फिर ठंड में जाने के लिए जो जगह जो रास्ता वो चुनती हैं वो फ्लाईवे होता है। इसमें क्या है कि माइग्रेशन रूट जो है लगभग 30 कंट्रीज़ में आते हैं, 30 कंट्रीज़ जो है इस फ्लाईवे का हिस्सा है, ठीक है। इंडिया जो है क्रिटिकल स्टॉप ओवर देते हैं, लगभग 90% जो वर्ल्ड स्पीसी हैं वो इसी रूट का यूज़ करते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड है वो इसका यूज़ करते हैं, इस फ्लाईवे का यूज़ करते हैं, इंडिया के ऊपर से जाते हैं। इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट भी डेवलप किया है। अब बात करें कि मैम चलो इतना हम मीटिंग कर रहे हैं, ये फ्लाईवे को देख रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, यूनेप के साथ मिलकर हमने मीटिंग करी, इनको बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करती हैं, सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करती हैं, स्पीसीज रिचनेस बढ़ाती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती हैं कि इको टूरिज्म में बूस्ट मिल सके, और जो इन्वायरमेंट है इसमें भी ये क्या करते हैं, उसके इंडिकेटर है कि इन्वायरमेंट आपका कैसा है वो भी यहाँ से पता चल सकता है। अगर हम फ्लाईवेज को बात करें, CMS के अंडर कौन कौन से फ्लाईवेज जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे है, ठीक है, ब्लैक सी मेडिटेरियन फ्लाईवे है, वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जिसकी अभी जो चर्चा हो रही है, तो ये इस एरिया में, और देखो यहाँ पर हमारी इंडिया भी है। फिर ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है, वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, पैसिफिक अमेरिकन फ्लाईवे है, अटलांटिक अमेरिकाज फ्लाईवे और मिसिसिपी अमेरिकाज फ्लाईवे। अभी चर्चा में कौन सा, ये जो ग्रीन कलर का है फ्लाईवे, एशियन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ठीक है, इसी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चर्चा में बात है वो है चीता प्रोजेक्ट। भाई चीता प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में, हम बहुत महीनों से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक तो रट गई होगी इसकी हर एक कंडीशन, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, जिससे कि जो चीता प्रोजेक्ट है इस पर हम क्या करें, निगरानी रख सकें। ये इसमें कितने मेंबर हैं, तो 11 मेंबर हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो कि प्रोजेक्ट चीता जो है, प्रोजेक्ट चीता के इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, जो कि 2 सालों के लिए फोर्स में आ जाएगा। प्रोजेक्ट चीता जो है ये दुनिया भर का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। अब हमें पता है चीता एक की स्टोन स्पीसी है, तो यहाँ पर है हमें क्या करना है, इससे होगा ये चीता से ओपन फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी रिस्टोर हो जाएगा। कमिटी जो बनाई गई है वो क्या हुआ है कि कुछ कब्ज जो है ट्रांसलोकेटेड नामीबियन चीता जो है वो आए थे, तो उनके कब्ज जो हुए अभी उनकी डेथ हो गई, इसी वजह से हम सतर्क हुए और हमने एक कमेटी बना दी। अब प्रोजेक्ट चीता जो
जो ये सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि चीता की टेंडेंसी होती है कि वाइड डिस्टेंस को कवर करते हैं, लेकिन जो हमारा कूनू नेशनल पार्क है इसकी रेंज जो है काफ़ी कम है। एनिमल बिहेवियर जो है इसके भी इशूज़ हैं, जैसे कि ये डिस्पर्सल मूवमेंट को इनेबिलिटी है इनकी कि मूवमेंट को जो है लर्न नहीं कर पाते, टेरिटोरियल एग्रेशन देखने को मिलता है। फिर है सिमिलर प्रे वेस होने के कारण क्या हो रहा है कि इनको फूड की भी दिक्कत हो सकती है। पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग जो है वो हो नहीं पा रही, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है, रिमोटनेस ऐसी है कि हम इनको क्या कर पा रहे हैं, मॉनिटर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेस्ट में क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो कि चीता के लिए फैटल हो सकते हैं। की मैंडेट क्या है CPSC के, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं, उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। साथ साथ में जो चीता हैबिटाट है उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इको टूरिज़्म के लिए भी खोलेंगे और कुछ तरीके लेकर आएंगे, जैसे कि लोकल कम्युनिटीज़ का यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में, कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइगर ट्रांसलोकेशन। तो इंडिया में पहला इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है वो भी फेल हो गया है। टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो 2018 में शुरू किया गया था NTCA के द्वारा, जहाँ पर 2 बिग कैट्स को ट्रांसलोकेट किया गया था। एक था मेल जिसका नाम महावीर है और फीमेल जिसका नाम सुंदरी है, ठीक है। तो महावीर को कान्हा टाइगर रिजर्व से और सुंदरी को बांधवगढ़ से कहाँ लेकर गए, सात कोसिया टाइगर रिजर्व में, ठीक है। यहाँ पर 2 पर्पज़ को हमें सर्व करना था। पहला कि जो टाइगर पॉपुलेशन जो है, जहाँ पर एक्सेस टाइगर्स है उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना था, और ऐसी जगह जहाँ पर टाइगर कम है वहाँ पर हमें टाइगर को इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया है क्योंकि इसमें प्रे नहीं इतना मिल पाया, उनका प्रे जो है वो कम रहा। फिर हमने क्या किया है कि जो प्रोटेक्शन जो देनी थी, प्रोटेक्शन इतनी इन्हांस नहीं कर पाए हैं, और टाइगर का जो फंड है, जो फंड आता था इसमें, वो डाइवर्ट हो गया। टाइगर ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिस वजह से टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा फेल हो गया है। जो ट्रांसलोकेशन करना था वो फेल हो गया है। सात कोसिया टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 2 वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो है, महानदी एंड सात कोसिया, इनको मिलाकर सात कोसिया टाइगर रिजर्व बना है। ये सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। पहला टाइगर रिजर्व है सिम्पलीपाल जो बिगेस्ट है, उसके बाद में सेकेंड सात कोसिया है। सात कोसिया में अभी कोई बिग कैट नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये मैकल रेंज में मिलता है देखने को। कान्हा नेशनल पार्क जो है इसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाया है 1879 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बना है 1933 में। उसके बाद में इसको नेशनल पार्क बनाया है 1955 में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये बिंदन हिल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो डेंसिटी है टाइगर पॉपुलेशन की वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। NTCA की बात करें तो इसको हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोलते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। इसको हमने बनाया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसको हम अमेंड करेंगे। अब क्या होगा, वो सारे पर्सन जो कि ब्रीडिंग कर रहे हैं कैप्टिविटी में या फिर आर्टिफिशियली प्रोपेगेट कर रहे हैं किसी भी शेड्यूल्ड स्पेसिमेन को, जो कि अपेंडिक्स 1 में आता है, शेड्यूल 4 में आता है, तो उनको एप्लीकेशन देनी होगी। अब उनको लाइसेंस लेना होगा। अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 4 की अगर हम बात करें तो इसमें इंडेंजर्ड एक्सोटिक एनिमल्स आते हैं, जैसे कि रेड पांडा हो गया, या फिर बहुत सारी स्पीसी है जो डॉग्स की वो आती हैं, वुल्व्स, कैट्स, एप्स, चिंपांजी, गिब्बन्स इसमें आते हैं, कुछ प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है। अर्लियर होता ये था जो कैप्टिव ब्रीडिंग है इन स्पीसीज़ की, वो प्रोटेक्टेड तो थी, ठीक है, उनको रेगुलेट लेकिन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है सी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तो हम आसमान में देखते हैं, बटरफ्लाई तो हम हवा में देखते हैं, लेकिन अब सी बटरफ्लाई की बात आ रही है। तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने क्या किया है, जो क्लाइमेट चेंज है उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सी बटरफ्लाइज पर, ये स्टडी किया है, ठीक है। तो ओशन एसिडिफिकेशन से हो ये रहा है कि ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से इनको एक खतरा देखने को मिल रहा है इनके सर्वाइवल में। अब सी बटरफ्लाइज और ओशन एसिडिफिकेशन की बात करें, दुनिया भर के जो ओशंस हैं वो लगभग 1/4 जितना हमारा जो ओशन CO2 है उसका एमिशन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो लगभग जितना भी CO2 एमिशन होता है उसका 1/4 जो है वो ओशंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन के दौरान CO2 जो है वो सी वाटर से रिएक्ट करता है, और ओशन की जो pH है
वो हो जाती है कम, और इस वजह से हो जाता है ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब इससे होता ये है कि जो कार्बन आयन हमारे सी बटरफ्लाई के लिए चाहिए होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और यही खतरा है हमारे सी बटरफ्लाई के लिए। ओशन जो है मोस्ट एसिडिक होता है ठंड में। इतना याद रखना, ये स्टेटमेंट बन सकता है कि ओशन कब सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ओशन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है विंटर में, क्योंकि कूलर वाटर सबसे ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब एमिशन जितना बढ़ता जाएगा एसिडिफिकेशन उतना होता जाएगा, और इससे जो स्पीसी हैं हमारी इनका खात्मा होता चला जाएगा। नेक्स्ट है सी बटरफ्लाई के बारे में अगर हम जानें तो ये है हमारी सी बटरफ्लाई, जिसको हम देख रहे हैं, इतनी क्यूट सी दिख रही है जैसे सी बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये स्नेल्स की तरह मस्कुलर फीट होते हैं इनके, जो कि फ्लैपर्स की तरह यूज़ करती हैं वाटर में स्विम करने के लिए। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ग्लाइड करती हैं सॉलिड सरफेस पे, जिसकी वजह से इनको सी बटरफ्लाई कहते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, मतलब क्या इनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में होते हैं। ठीक है, और ये जो है इनका कैल्सीफाइड ट्रांसपेरेंट शेल होता है, ये चीज़ हमें जो दिख रही है, और ये जो है शेल जो है अलाउ करता है इनको कि ये ओशन की एसिडिटी को भी ये अडाप्ट कर पाती हैं। नेक्स्ट है गेको मिजोरमेनिस। ठीक है, गेको मिजोरमेंसिस। तो जो रिसर्चर्स हैं मिजोरम यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने क्या किया है, नई स्पीसी जो है फ्लाइंग गेको की वो फाउंड कर ली है मिजोरम में, और मिजोरम से ही नाम निकल के आ रहा है मिजोरम मैंसिस। ठीक है, ये छोटी हैं और कार्निवोरस लिजार्ड्स होती है। गेकोज होती क्या है, तो ये लिजार्ड से होती हैं, लेकिन ये कार्निवोरस होती हैं और छोटी होती हैं। वार्म क्लाइमेट्स में दुनिया भर में ये देखने को मिलती हैं। लगभग 13 स्पीसीज फ्लाइंग गेको की हैं, जिनमें से एक स्पीसी है टाइकोजून लाइनोटून, जो कि मिजोरम में मिलती है। इसका नाम गेको मिजोरमेंसिस रख दिया गया है। 20 सेंटीमीटर तक की ये देखने को मिलती है। आर्बोरियल मतलब ये ट्रीज पर रहती है, एक ट्री से दूसरी ट्री पर ये ग्लाइड करती है। नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है बाओबाब्स। बाओबाब्स क्या है, तो भील ट्राइब जो है सेंट्रल इंडिया की, वो अपोज कर रही है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिसीजन है कि हमें बाओबाब ट्री जो है कॉमर्शियल यूज़ के लिए इनको अप्रूव कर लेना, उखाड़ देना है, तो उसको ये भील ट्राइब जो है अपोज कर रही है। बाओबाब की बात करें तो ये एडनसोनिया जीनस से बिलोंग करता है, जो कि अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, इंडिया का नेटिव नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसमें अनयूजुअल बैरल लाइक ट्रंक्स होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्जिटिविटी के लिए जाना जाता है। लगभग ये 2000 साल तक जिंदा रहते हैं ये पेड़। ठीक है, और ये जो है पेंडुलस फ्लावर्स इसमें होते हैं, जिसको पॉलिनेट बैट्स और बुश बेबीज़ के द्वारा किया जाता है। ये इंडेंजर्ड है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया कि इनको GI टैग मिलना चाहिए इस पेड़ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, GFIN जिसको बोलते हैं। तो RBI ने GFIN ग्रीन वॉशिंग टैग स्प्रिट को ज्वाइन कर लिया है। RBI ने ये एप्लीकेशन विंडो भी ओपन की है, जितने भी इंडियन बेस्ड फर्म्स इनोवेटर्स हैं, कि वो इस GFIN का फर्स्ट एवर ग्रीन वॉशिंग टैग स्प्रिंट में पार्टिसिपेट करें। ये जो टैग स्प्रिंट है, इसमें 13 इंटरनेशनल रेगुलेटर्स जो हैं RBI के, वो इंक्लूड करते हुए एक साथ आएंगे, जो कि GFIN की जो प्रायोरिटी है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को लेकर, इसको एड्रेस करेंगे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे हम ये मार्केटिंग कर रहे हैं अपने गुड्स की, कि ये हमारे गुड्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी प्रोसेस यूज़ नहीं करी गई है जो कि इन्वायरमेंट के लिए डिग्रेडेड हो। अब हम बात करते हैं ये ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क की। तो ये फॉर्मली 2019 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का, सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इनोवेशन को, कि जिससे कंज्यूमर के बेस्ट इंटरेस्ट में हम इनोवेशन कर सकें, फाइनेंशियल इनोवेशन कर सकें। कोऑपरेशन किया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 70 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर्स हैं, जिसमें हमारी RBI भी मेंबर है। दैट्स वाई हमने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। नेक्स्ट है यूनेप की रिपोर्ट आई है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर, गो सर्कुलर टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये एक रिपोर्ट है जो कि यूनेप ने निकाली है। रिपोर्ट का टाइटल है टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये नाम से पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की है, तो आपको पता होना चाहिए यूनेप ने रिलीज़ की है, जो कि बहुत सारे जो हमारे एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं प्लास्टिक इकोनॉमी को लेकर, उसको ये एड्रेस कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हमने पिछले मंथ की जो मैगजीन थी उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट यहाँ पर दे रखा है तो पढ़ ले रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर प्रोडक्शन जो है इसको हम रीयूज़ रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी आपका एक पेन है, उसको आपने क्या किया,
कि इसका यूज़ किया, अभी इसकी रिफ़िल खाली होगी तो ऐसा नहीं इसको फेंक देना, फिर से रिफ़िल डालो, फिर से इसका यूज़ कर लो, फिर से रिफ़िल डालो, फिर से इसका यूज़ कर लो, ठीक है। अब कोई कैन है उसको आपने फेंकना नहीं है, ये खाली हो जाए तो इसका हम पेन होल्डर बना लें, इसके बाद में इसको पॉट बना दें, इसको इस तरीके से अलग अलग काम के लिए यूज़ कर लें। तो ये होता है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये 80% तक रिड्यूस हो जाएगा 2040 तक, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर जाएँ, ठीक है। ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। अभी लगभग 430 मिलियन मेट्रिक टन्स की प्लास्टिक हर साल हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 2/3 जो है वो शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये प्लास्टिक्स जो है 19% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर सकती है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री जो सेल्सियस तक का हमारा जो लिमिट है अंडर रहना है उसके अंडर पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा अचीव हो जाएगा। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो कब होता है, जब प्लास्टिक को हम क्या करते हैं गैदर में एक एरिया में गैदर कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उसके नेगेटिवली इम्पैक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ने लगते हैं। अब अगर हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं प्लास्टिक इकोनॉमी की तरफ तो अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनकम हमारी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा, डैमेज जो है ह्यूमन हेल्थ का वो कम हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे एंड कर सकते हैं, तो साइज़ जो है प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दें, उसको रीयूज़ करने लगे, ठीक है। फिर हम रिसाइकिल करेंगे और रीओरिएंट करेंगे, डाइवर्सिटी करेंगे उसके यूजेस में। नेक्स्ट है रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ग्रीन पीस ने पब्लिश किया फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग, एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें क्या किया गया है, जो सेकंड सेशन हमारा होने वाला है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, इससे पहले ही ये रिपोर्ट जो है आई है। 2022 में क्या हुआ है कि जो यूएन इन्वायरमेंट असेंबली है नैरोबी में, उसमें 175 कंट्रीज ने एग्री किया था कि ये लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी जो है जीपीटी कि हमें प्लास्टिक को एंड करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन 2024 तक, इसको ये एग्री करेंगे, इस पॉलिसी के लिए इस ट्रीटी को उन्होंने अपनाया। अब रिपोर्ट की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 पॉइजनस पाथवेज जो है लेकर आए हैं कि डायरेक्ट कंटामिनेशन होता है टॉक्सिक केमिकल्स का, ठीक है। फिर सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उसमें पेस्टिसाइड्स जो पेस्टिसाइड्स के लिए है, क्लीनिंग सॉल्वेंट्स के लिए है, ये रिसाइकलिंग चेन में आते हैं, इससे प्लास्टिक कंटेमिनेट हो सकती है। और अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो इससे जो प्लास्टिक है जब वो गर्म होगी तो इससे क्या होगा कि रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है प्लास्टिक गर्म होगी, और प्लास्टिक गर्म होगी तो इससे और ज़्यादा केमिकल जो है वो और फैल जाएंगे और कंटामिनेशन और ज़्यादा होगा। अब प्लास्टिक रिसाइकलिंग के कुछ खतरा भी है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ केमिकल्स जो है वो उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। कार्सिनोजेनिक होता है यहाँ पर जो है, जैसे कि टैक्सीन है, फूरान है, इससे कैंसर भी हो सकता है। और अगर हम रिसाइकिल्ड प्लास्टिक का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन हेल्थ पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर्स फॉर ज़ीरो वेस्ट। तो सरकार ने अभी वन स्टॉप सेंटर्स जिसको हम रिड्यूस रिसाइकल रीयूज़ कहते हैं इसको लॉन्च किया है, जो कि वन स्टॉप सेंटर फॉर ज़ीरो वेस्ट के तरीके से खुद को सर्व करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आइटम्स है जैसे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर को हम दे सकते हैं उसके रीयूज़ के लिए, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरों को दे दें। जैसे हमारा कोई टॉय है, अब भाई अब तो हमारी उम्र रही नहीं कि हम खिलौनों से खेलें, तो हम क्या कर सकते हैं, वो खिलौने किसी बच्चे को दे सकते हैं, वो उससे खेल सकता है। तो इससे होगा ये वो नए खिलौने नहीं खरीदेगा, और जब डिमांड कम होगी तो नए खिलौने बनेंगे नहीं, और इससे हमारे प्लास्टिक जो इन्वायरमेंट में कम होगी। नेक्स्ट है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। तो जो डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स है एक तरीके के डेट स्वैप है जिसमें हम जो डेटर नेशन है वो क्या करता है कि मेटर जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट है फॉरेन करेंसी में ना देते हुए लोकल करेंसी में पेमेंट करता है, जिससे कि वो डोमेस्टिकली प्रोजेक्ट्स जो है उनको फाइनेंस कर पाए, क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाए। ये इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ पार्ट ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग डिवाइस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करना चाहते हैं। डेट रिटर्न कंट्रीज जो हैं अब उनको क्या करना है, अब जो अगर वो एडिशनल डेट ना करें और क्लाइमेट चेंज को लोकली एड्रेस कर पाए, इसके लिए हम लेकर आए। 1980s में पहली बार लैटिन अमेरिका में यूज़ किया गया था, ठीक है। अब ये पॉपुलर हो रहा है मिडिल इनकम कंट्रीज़ में भी। इससे होगा ये क्लाइमेट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, इकोनॉमी की रिकवरी हो जाएगी, एक्सटर्नल जो सॉवरेन डेट है वो रिड्यूस होंगे, और ग्लोबल कमिटमेंट है जो डेवलप्ड नेशंस का वो भी फुलफिल होता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन। तो क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन में हमें क्या पढ़ना है कि एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया गया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्लाइमेट के द्वारा। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि क्लाइमेट चेंज जो है इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, लगभग 1% पॉइंट जो है हर साल बढ़ेगी, और जो फूड है वो और महंगा होता जाएगा, ठीक है। तो इसे बताया गया कि लगभग
जो हमारे 2035 तक 1.18 परसेंट पॉइंट्स तक इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। जिससे कंज्यूमर और पॉलिसी मेकर्स दोनों को ही ये चैलेंज आ रहा है कि वो कैसे मेंटेन करेंगे लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को। अब यहीं पर एक ऐसी एनालिसिस आईएमएफ ने भी दी थी। आईएमएफ की एक रिपोर्ट थी, आई ऑफ द स्टॉर्म, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट शॉक्स ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इसमें बताया गया कि क्लाइमेट इंड्यूस नेचुरल डिजास्टर है, ये डिफरेंशियल और अपोजिंग इम्पैक्ट होगा इनका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, ठीक है। और इससे क्या होगा कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो लोअर हो जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस वजह से इन्फ्लेशन आएगा, वेल्थ इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। तो ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023-2027 एंड ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022, ये दो रिपोर्ट WMO ने रिलीज़ की हैं, जिसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 2027 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का बढ़ जाएगा। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट करा गया था उसमें बताया गया था कि हम लगभग जो 2100 तक हम सिर्फ जो टेम्परेचर राइज होगा वो 2 डिग्री से ज़्यादा और ज़्यादा राइज नहीं होने देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है। लेकिन अभी बात की जाए 2027 में ऐसा हो रहा है कि हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इससे और ज़्यादा क्लाइमेट क्राइसिस आती रहेंगी। अब क्यों हम ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाए पेरिस एग्रीमेंट का? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, जापान, रशिया, कनाडा, वो रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है और अभी भी वो एमिट कर रही हैं, लेकिन अपनी प्लेजेस जो हैं उसको मीट करने के लिए ज़्यादा काम करती हुई नज़र आ नहीं रही हैं। फिर कोविड-19 पैंडेमिक के जो इम्पैक्ट हुए हैं उसका वो इतने ज़्यादा हमें उसको बिल्ड बैक करना पड़ा, जो कोविड-19 के इम्पैक्ट को हमें टैकल करना पड़ा, उसमें जो भी हमने काम किए हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं देखने को मिले। क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात करें तो आर्टिक सी जो है ये आइस फ्री समर यहाँ पर होंगी। ये पहले अगर जो राइज है इस यहाँ पर क्या होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस हर सेंचुरी में होता था और अब 2 डिग्री जो है वो हर डिकेड में हो रहा है। सी लेवल राइज जो है 2100 तक क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती हुई मिलेगी और यहाँ पर क्या होगा कि एक्सट्रीम हीट अगर हम देखें तो एक्सपोजर होगा एटलीस्ट बस 5 ईयर में एक बार तो एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगी। सीबेड ड्रॉट्स आएंगे, कोरल रीफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, लगभग 90% तक कोरल रीफ्स रिड्यूस हो जाएंगे। कई सारी स्पीसीज जो प्लांट एनिमल की वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। तो अभी WMO ने क्या किया है, एक स्टडी की है जिसमें बताया गया है कि आर्टिक वार्मिंग है, आर्टिक रीजन है वो बहुत ही तेज़ी से गर्म होता जा रहा है। आर्टिक रीजन जो है जितना दुनिया में गर्मी हो रही है उसकी दोगुनी गर्मी आर्टिक रीजन में हो रही है, मतलब जिस लेवल से दुनिया गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है सारी दुनिया में, उसके डबल रेट से आर्टिक में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो वार्मिंग डिफरेंशियल है पोल्स और ट्रॉपिक्स का, इसको हम आर्टिक एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। अब आर्टिक इतनी जल्दी से गर्म हो क्यों रहा है? तो आइस कवर जो है आर्टिक का वो पिघल रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लैंड वाटर जो है वो एक्सपोज हो रहा है सन तक और इससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है सनलाइट का। हीट ट्रांसफ़र जो हो रही है ट्रॉपिक से वो पोल की तरफ जा रही है। फिर पोलर एम्प्लीफिकेशन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है आर्टिक में अगर हम अंटार्कटिका से कंपेयर करें तो। अब ये रिपोर्ट WMO ने निकाली है, तो WMO के बारे में जानते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है WMO कन्वेंशन 1950 के अंडर, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि 1873 तक एग्जिस्टेंस में था। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके 193 मेंबर्स हैं। क्या हमारी इंडिया मेंबर है? तो हाँ जी, हमारी इंडिया भी इसका मेंबर है और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। नेक्स्ट है रिवर सिटीज़ एलियंस। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ऑर्गेनाइज किया है रिवर सिटी एलियंस ग्लोबल सेमिनार। ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है रिवर सिटीज़ के लिए कि वो अपने आकर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, आइडियाज़ को डिस्कस करें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं अर्बन रिवर्स का, इस पर। ये 109 रिवर सिटीज़ जो हैं वहाँ तक एक्सपेंडेड है। एक इंटरनेशनल मेंबर सिटी भी है डेनमार्क की, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक डेनमार्क की सिटी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सारी रिवर सिटीज़ के लिए अब ये ओपन है जो कि इंडिया में है, ठीक है। जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। नेक्स्ट है हमारा कोर्सिया। कोर्सिया क्या है? इट इज़ कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा कोर्सिया में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर्सिया है इसमें हमारा जो इंडिया है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, जिससे हम कार्बन एमिशन जो है एविएशन के द्वारा जो होते हैं उसको 2% तक हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेट जीरो हमें 2050 तक होना है सिविल एविएशन की फील्ड में।
कोर्सिया एक हार्मोनाइज्ड वे निकालता है जिसमें हम एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं इंटरनेशनल एविएशन से, मार्केट डिस्टॉर्शन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। कोर्सिया को 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया है। एक पायलट फेज था 2021 से 23 तक चला, फर्स्ट फेज 24 से 26 तक चलेगा और सेकेंड फेज 27 से 35 तक चलेगा। पार्टिसिपेशन पहले 2 फेजेस में बिल्कुल ही ज़्यादा वॉलंटरी है, अपनी इच्छा मुताबिक आप पार्टिसिपेशन करें या ना करें। तो हमने तो पार्टिसिपेशन करने की बोल दिया है, हमारी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। कोर्सिया जो है एप्लीकेबल है सिर्फ फ्लाइट्स के लिए जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही ये कोर्सिया लागू होगा। कोर्सिया मिटिगेट करेगा लगभग 2.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 बिटवीन 21 टू 2035। 41st जो ICAO असेंबली है इसने अडॉप्ट किया है LTAG इंटरनेशनल एविएशन फॉर नेट जीरो कमीशन। 2050 तक नेट जीरो हमें करना है। ICAO की बात करें तो जो हमारा ये ICAO है इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है और 1747 में ये हुआ था। जैसे 54 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर्स बनी थी। अब इसके मेंबर 193 हैं जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। ये कोई इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। नेक्स्ट है ऑरोरा। ऑरोरा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, नहीं ये अरोड़ा अंकल नहीं है, ये ऑरोरा है। तो हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है लद्दाख में उसने डॉक्यूमेंट किया है कि रेयर अरोरा फिनोमिना है जो पहली बार यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है ये माउंट सरस्वती के ऊपर सिचुएटेड है हानले में। ठीक है। अरोराज जो हैं ये ज्योमेट्रिक स्टॉर्म होते हैं जो कि हम इंटेंस इंट्रैक्शन अगर इनका सन का प्लाज्मा वेव से होता है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से होता है उसकी वजह से ये स्टॉर्म्स बनते हैं। और कोरोनल मास इजेक्शन के टाइम पर ये जो बिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्पेस में मूव करते हैं अल्ट्रा हाई स्पीड से और जिसकी स्पीड 3 मिलियन किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। और जब ये क्या करते हैं अर्थ की डायरेक्शन में आते हैं तो ये डिस्टर्बेंस करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में और इस वजह से हमें अरोरा की लाइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। जो शेप है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस वजह से 2 अरोरा के ओवल्स बनते हैं, एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पर और एक साउथ मैग्नेटिक पोल पर, जो इनको ही हम अरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं। ठीक है। या फिर नदर्न लाइट भी बोल सकते हैं नॉर्थ पोल पर और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, सदर्न लाइट्स बोलते हैं साउथ पोल पर। ये हायर लैटिट्यूड्स में जल्दी देखने को मिलते हैं जैसे कि अलास्का, कनाडा एंड अंटार्कटिका। ठीक है। अब जियो इफेक्टिव कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं ये हम अनप्रेसिडेंटेड मिड टू लो लैटिट्यूड्स में भी देख सकते हैं USA में और बिट जो यूरोपियन सिटीज़ में देख सकते हैं, इवन इंडिया और चाइना में भी कभी कभी ये देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दिन में ये हमें जो है नहीं देखने को मिलते हैं। ये दिन में किसी भी समय हो सकते हैं लेकिन रात में हम सिर्फ नेकेड आई से इनको अगर देखना चाहें ये देखने को नहीं मिलते जब तक कि अंधेरा ना हो, तो सिर्फ अंधेरे में ये दिखेंगे। ठीक है। वैसे तो ये दिन में होते हैं लेकिन अरोरा लाइट कब देखने को मिलेगा कि स्काई बिल्कुल क्लियर हो गई, बादल बादल ना हो। ठीक है। और पूरी तरीके से अंधेरा होना चाहिए तभी अरोरा लाइट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सन हेलो। तो सन हेलो जो है वो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला। ये मल्टी कलर्ड रिंग है जो कि रेनबो की तरह से दिखता है सूरज के चारों ओर। ठीक है। इसको हम 22 डिग्री हेलो भी बोलते हैं क्योंकि जो रेडियस है इस सर्किल की वो लगभग 22 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली ही होता है। फिर हेलो बनता कैसे है तो हेलो जो है यहाँ पर क्या होता है हाई थिन सीरस क्लाउड्स होते हैं। तो हाई थिन सीरस क्लाउड्स ही हेलो बनाते हैं। ये क्लाउड्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टेनी यूनिक हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमें सीरस क्लाउड्स में देखने को मिलते हैं। तो जब सनलाइट इस आइस क्रिस्टल में एंटर करती है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, वेंट हो जाती है, इस वजह से जो है 7 रंग का एक हेलो बन जाता है, स्पेक्ट्रम जो है वो बन जाता है। ये ओरिएंटेड और पोजिशनड है एक के किसी भी पर्सन जो है वो जो हेलो को देख रहा है उसके आइज से वो एंगल बनना चाहिए जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है जिससे हमें सन हेलो देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो अगर सन हेलो होता है तो इसका मतलब ये अगर हेलो आ गया इसका मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा बारिश होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दुनिया भर का सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल हमें मैक्सिको में देखने को मिला है। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक मैसिव सिंक होल को ढूंढ निकाला है यूकैटन पेनिनसुला में। मैक्सिको ब्लू होल जो है इसको हम तामजा भी बोल रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है डीप वाटर मायान में। ठीक है। तो ब्लू होल जो है ये बहुत ही मैसिव अंडर वाटर सिंक होल है जो कि कई 100 मीटर तक का लंबा है और इतने एरिया में है जितना कि मतलब सिटीज़ से भी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है।
ठीक है। ब्लू होल जो है इसको इनका नाम मिला है इंडिगो सेंटर से और लाइट ब्लू पेरीमीटर से। ये माना जाता है कि ये जो आइस एज में बने थे जब सी लेवल जो है 100 से 120 मीटर जो है नीचे था अभी लेवल से, अभी जो सी लेवल है उससे 100 मीटर तक नीचे सी थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ये हॉटस्पॉट जो है माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है। अब नेक्स्ट है ड्रैगन होल, जिसको हम लॉन्गडोंग भी बोलते हैं। डीपेस्ट ब्लू होल है पूरी दुनिया भर में, जो कि साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है। युकेटन पेनिसुला की बात करें तो ये पेनिसुला जो है सेंट्रल अमेरिका का है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से अलग करता है। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हमारा यूएसए, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको रहा। फिर यहाँ पर हमारा ये रहा युकेटन पेनिनसुला। नेक्स्ट है पाल घाट गैप। तो अभी क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट डिसकंटिन्यूटी है वेस्टर्न घाट्स में। हम जानते ही हैं कि वेस्टर्न घाट्स बहुत ही डिसकंटिन्यूटी जो है देखने को मिली है। पाल घाट गैप क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है वेस्टर्न घाट्स में। हमें पता है ईस्टर्न घाट्स तो बहुत डिसकंटिन्यू है और वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें भी कहीं पर डिसकंटिन्यूटी जो देखने को मिली उसको पाल घाट गैप कहा जाता है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं। ये जो है कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ते हैं। भरतपुजा रिवर जो है ये पाल घाट गैप से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि जो ड्रिफ्ट हुई थी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जो है गोंडवाना लैंड से टूट गए थे, उसी वजह से पाल घाट गैप बने हैं। वेस्टर्न घाट्स जो हैं नॉर्थ में पाल घाट गैप के वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन मिलती है और साउथ में जो है रेन इवनली मिलती है। वेजिटेरियन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और फ्लोरा फौना का जो डिवाइड भी यहाँ पर देखने को मिलता है, स्पीसीज रिच देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अमृत एंड मूंगा ब्लॉक्स जो हैं अरेबियन सी में देखने को मिले हैं। तो ONGC ने अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के 2 ब्लॉक्स, जिसको अमृत और मूंगा ब्लॉक्स बोल रहे हैं, इन्होंने अरेबियन सी में मुंबई ऑफशोर्स में ढूंढ निकाले हैं। तो अभी जो हम बात करें कि ओपन एक्वेरियस लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंडर आई है, जिसमें ऑप्शन दिया जाता है एक कंपनी को कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एक्सप्लोरेशन ब्लॉक को खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मल बिड की ज़रूरत नहीं है उन्हें, वो खुद से एक्सप्लोर करके इसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो OALP के अंडर जो बिडर है वो जो कि एक्सप्लोर करना चाहता है हाइड्रोकार्बन्स पर, जैसे ऑयल और गैस को, कोल बेड मीथेन को, गैस हाइड्रेट को, तो वो अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट को कि उसको एक्सप्लोरेशन करना है एक नए ब्लॉक को। फिर हेल्प जो है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन पॉलिसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 2016 में लेकर आए थे, जिससे कि नई एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है उसको रिप्लेस किया जा रहा है और एक्सप्लोरेशन जो है और प्रोडक्शन है इंडिया में इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेंशन है कि इंडिया की जो एक्सप्लोरेशन है उसकी जो हमें एरिया है वो बढ़ा देनी है। 2025 तक 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ाना है और 2030 तक 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया लेकर आना है। डेटा बैंक की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है, 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का और 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। इसी के साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ आए होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ी साउंड आई होगी आज, क्योंकि घर पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ा होगा, बट कोई बात नहीं, हमें इतनी सारी डिस्टर्बेंस का ध्यान नहीं देना, हमें अपने टॉपिक से मतलब रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उनको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।